हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 23 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ INH थेरेपी इन ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। आइसोनियाज़िड थेरेपी में जो कि आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए थेरेपी होती है, उसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशन जो है वो अराइज होती है। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो इसको विटामिन B6 को हम अगर आइसोनियाज़िड के साथ दिया देंगे तो उस केस में पेरिफेरल न्यूराइटिस जैसी कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है वो आपका एक नर्व डैमेज का एक डिजीज़ है। इट इज़ ए नर्व डैमेज डिजीज़ जो कि आपका विटामिन B6 यानी कि पीरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आइसोनियाज़िड थेरेपी जो कि आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है, उस थेरेपी के दौरान जो है वो आपकी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड उस डेफिशिएंसी की वजह से ही पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशन जो है वो अराइज होती है। इसके अलावा अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपका कोज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविडे से। ठीक है, ये दो स्ट्रेन्स आपको याद रखने हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। देन इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस में एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी आपको याद रखनी है, डॉट्स थेरेपी। ठीक है, डॉट्स थेरेपी, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा आता है। डॉट्स आपका होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डॉट्स इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। देन इसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ट्यूबरक्लोसिस में। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उसमें एक तो आपका आइसोनियाज़िड आ जाता है। इसके अलावा इसमें रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन इज़ आल्सो फर्स्ट लाइन ड्रग। देन इथम्ब्यूटोल इसमें आ जाता है फर्स्ट लाइन में, इथम्ब्यूटोल। पायराजिनामाइड इसमें आ जाता है, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग्स आपको याद रखने हैं एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग किस केस में, ट्यूबरक्लोसिस के केस में। कौन कौन से बताए मैंने? आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन सेकेंड लाइन ड्रग जो इसमें रहते हैं, जिसमें आपका ड्रग आ जाता है इथियोनामाइड। ठीक है, इथियोनामाइड इसमें आ जाता है। साइक्लोसेरिन एक ड्रग आ जाता है। इसके अलावा पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड आ जाता है। देन कैनामाइसिन इंजेक्टेबल में आते हैं, इसमें सेकेंड लाइन में ही जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं उसमें आपका इम्पॉर्टेंट ड्रग है कैनामाइसिन। ठीक, कैनामाइसिन इम्पॉर्टेंट है। एमिकासिन इसमें इम्पॉर्टेंट है, इंजेक्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। कैनामाइसिन, एमिकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, ये 3 ड्रग आपके इंजेक्टेबल हैं जो कि आइसोनियाज़िड के सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड लाइन में फ्लोरोक्विनोलिन की बात करूं तो फ्लोरोक्विनोलिन में ऑफ्लोक्सेसिन आ जाता है। ठीक है, लीवोफ्लोक्सेसिन आ जाता है, सिप्रोफ्लोक्सेसिन आ जाता है एंड मॉक्सीफ्लोक्सेसिन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑफ्लोक्सेसिन एंड सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ये 2 ड्रग्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं जो आपका आइसोनियाज़िड है वो एक पिरिडीन डेरिवेटिव है। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इट इज़ अ पिरिडीन डेरिवेटिव। ये इसमें आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये आपकी पिरिडीन रिंग आ गई एंड इस पैरा पोजीशन पे इसमें CONH NH2 ग्रुप जो है उसमें अटैच होता है। ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर रहता है आइसोनियाज़िड का। इसके अलावा आइसोनियाज़िड के केस में एक आपकी ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ होती है। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ ड्यू टू आइसोनियाज़िड, उसमें आपका जो डिजीज़ आएगा वो आएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है
कि विच ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू आइसोनियाजिड। सो वो डिजीज आपके आ गई हेपेटाइटिस। इसके अलावा आइसोनियाजिड का अदर नाम होता है इसको आइसोनिकोटिनामाइड, ठीक है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड भी कहा जाता है, ठीक है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड इसे कहा जाता है आइसोनियाजिड को। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ टायरोसिन इन बॉडी इज। तो बॉडी में टायरोसिन का क्या रोल रहता है? सो जो टायरोसिन है वो आपका नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है बॉडी में। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैं टायरोसिन की बात करूं, सो टायरोसिन जो है वो एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। इट इज़ अ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड्स में ये एक और कैटेगरी में आता है जो कि है आपकी अमाइनो एसिड्स विद एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक रिंग वाले अमाइनो एसिड्स में आपका टायरोसिन आता है। इसका जो 3 लेटर एब्रीवेशन कोड है वो आपका रहता है टायरोसिन का TYR एंड जो सिंगल लेटर इसका जो कोड है टायरोसिन का वो आपका होता है Y, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें आपको याद रखनी है। इसके अलावा टायरोसिन जो है वो आपका शिकमिक एसिड पाथवे, इसका शिकमिक एसिड पाथवे का एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके टायरोसिन के बारे में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स। इसमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है वो सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ नहीं होता है? तो इसमें आपका पैडल मिक्सर जो है वो आपका सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अब ये सॉलिड की मिक्सिंग के लिए यूज़ नहीं होता, तो ये किसके लिए यूज़ होता है? तो ये आपका लिक्विड मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? इट इज़ यूज फॉर लिक्विड मिक्सिंग। इसके अलावा अब डिफरेंट टाइप्स की मिक्सिंग के बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड मिक्सिंग के बारे में, ठीक है, लिक्विड मिक्सिंग एंड उसमें कौन कौन से मिक्सर्स या कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें 2 टाइप के रहेंगे। एक तो आपके आ जाएंगे बैच टाइप एंड दूसरा आपका आ जाएगा कंटिन्यूस टाइप, ठीक है, जो बैच में काम करेंगे या जो कंटिन्यूसली काम करेंगे वो। अब जो आपके बैच टाइप हैं इसमें आपको जो एग्जांपल्स देखने हैं उसमें आपका आ जाएगा प्रोपेलर्स, ठीक है, इसमें आपका प्रोपेलर्स आ जाएगा, टरबाइन्स आ जाएंगी, पैडल मिक्सर आ जाएगा एंड देन एयर जेट आ जाएगा, ठीक है, एयर जेट की बात हो रही है, एयर जेट आ जाएगा एंड फ्लूड जेट आ जाएगा। देन वहीं अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूँ तो कंटिन्यूस में आपका बेफल्ड पाइप आ जाएगा एंड मिक्सिंग चैम्बर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इसमें आपके लिक्विड मिक्सिंग में बैच एंड कंटिन्यूस में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सेमी सॉलिड मिक्सिंग की, सेमी सॉलिड मिक्सिंग में अगेन आपके 2 कैटेगरीज बन जाएंगी, एक बैच इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, दूसरे आपके कंटिन्यूस इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। तो जो बैच है बैच में आपका सिग्मा ब्लेड आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा ब्लेड आ जाएगा इसमें एंड प्लेनेटरी एंड मूलर, ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके इसमें आ जाएंगे बैच टाइप में। वहीं अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूँ तो कंटिन्यूस में इसमें आपका एक रोलर मिक्सर आ जाएगा एंड दूसरा आपका कोलोइड मिक्सर, ठीक है, ये आपके कंटिन्यूस रहेंगे एंड सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए रहेंगे। देन थर्ड जो है जो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है सॉलिड मिक्सिंग के बारे में, तो इसमें अगेन आपके आएंगे बैच टाइप एंड दूसरा आएगा आपका कंटिन्यूस टाइप, ठीक है। बैच टाइप में आपके जो भी टम्बलर्स हैं, ठीक है, टम्बलर्स आ जाते हैं जिसमें आपका ट्विन शेल डबल कोन आ गया, ड्रम आ गया या क्यूब टेट्राहेड्रल। सो ये सारे टम्बलर जो हैं वो आपके बैच टाइप में आएंगे। इसी में इसमें आपके एजिटेटर मिक्सर भी आते हैं, एजिटेटर मिक्सर्स, जिसमें आपका रिबन मिक्सर आ जाता है, प्लेनेटरी मिक्सर आ जाता है, फ्लूडाइज्ड एयर मिक्सर आ जाता है एंड इसके अलावा इसमें आपके आते हैं
प्रोसेसर्स, ठीक है। प्रोसेसर में डियोसना आ जाता है, लोडेज आ जाता है। तो ये डिफरेंट मिक्सर्स हैं आपके सॉलिड मिक्सिंग में बैच टाइप में। वहीं अगर मैं कंटिन्यूस टाइप की बात करूं तो कंटिन्यूस टाइप में आपके ब्लेंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, वेरल आ जाएगा एंड जिगजैग, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड मिक्सिंग के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसोरिन इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑब्टेन फ्रॉम। तो बेसोरिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो आपका ट्रेगाकांथ से ऑब्टेन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी ट्रेगाकांथ की बात करते हैं। तो ट्रेगाकांथ जो है इसको गम ट्रेगाकांथ भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गम ट्रेगाकांथ। एंड इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं सो ये आपका ड्राइड गम्मी एक्सुडेशन होता है, इट इज़ अ ड्राइड गम्मी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसीजन फॉर्म। इंसीजन फॉर्म में इसको ऑब्टेन किया जाता है स्टेम एंड ब्रांचेस से। किससे? स्टेम एंड ब्रांचेस से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? बोटेनिकल नेम इज एस्ट्रागैलस, ठीक है, एस्ट्रागैलस गुम्मीफर। एस्ट्रागैलस गुम्मीफर इसका जो है वो बोटेनिकल नाम है। वहीं अगर इसकी फैमिली की बात करूं तो फैमिली में इसके आ जाता है लेगुमिनोसे, ठीक है, लेगुमिनोसिस की फैमिली है। अब मैं इसके केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं, केमिकल कंस्टेंट्स ऑफ ट्रेगाकांथ। तो केमिकल कंस्टेंट में इसमें एक वाटर सॉल्युबल पोर्शन होता है एंड एक वाटर इनसॉल्युबल पोर्शन होता है, ठीक है। अब जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल है, उसे कहा जाता है ट्रेगाकैंथिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल क्या है? वाटर सोल्यूबल इज ट्रेगाकैंथिन। वहीं जो आपका वाटर इनसोल्यूबल है, तो वाटर इनसोल्यूबल को कहा जाता है बेसोरिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल कौन सा है? बेसोरिन, जो कि आपका यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा जो आपके ट्रेगाकांथ है, ट्रेगाकांथ के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स भी इसमें काफ़ी रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जब ट्रेगाकांथ की जाती है तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें आपका गैलेक्टो यूरोनिक एसिड आ जाता है, ठीक है, गैलेक्टो यूरोनिक एसिड। देन डी गैलेक्टो पायरेनोस, डी गैलेक्टो पायरेनोस एंड एल अरेविनो, एल अरेविनो रेमनोस एंड डी ज़ाइलो पायरेनोस, ठीक है। ये डिफरेंट इसमें हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स हैं आपके ट्रेगाकैंथ के। देन इसके बाद में ट्रेगाकांथ की अगर मैं यूजेस की बात करूं सो यूजेस में आपका ये यूज़ होता है एज अ थिकनिंग एजेंट, इट इज़ यूज्ड एज अ थिकनिंग एजेंट, इट इज़ यूज्ड एज अ डीमल्सेंट। डीमल्सेंट के अलावा ये आपका इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है एंड सस्पेंडिंग एजेंट की तरह भी ये यूज़ होता है आपका ट्रेगाकांथ। तो ये थी डिटेल्स आपकी ट्रेगाकांथ के बारे में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड में मेथड के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो जो आपका ड्राई गम मेथड है उसमें ड्राई अकेशिया यूज़ होता है, ये काफ़ी क्विक प्रोसेस है एंड सारा का सारा ऑपरेटर इसमें ड्राई होना चाहिए एंड प्राइमरी इमल्शन जो है वो वाइट क्रीमी होती है लेकिन विस्कस इसमें नहीं होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है आपका ड्राई गम मेथड के लिए। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अभी इमल्शन की बात आई है तो इसमें जो आपका ड्राई गम मेथड होता है, ड्राई गम मेथड में क्या होता है, इसमें आपका ऑयल एंड गम को मिक्स किया जाता है। ठीक है, ऑयल एंड गम को मिक्स किया जाता है, उसको ट्राइचूरेट करते हैं, देन वाटर ऐड करते हैं, अगेन ट्राइचूरेट करते हैं, देन उसके बाद आपकी प्राइमरी इमल्शन जो है वो आपकी ऑब्टेन हो जाती है जब आपकी इसमें क्रिकलिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है। देन इसके अलावा एक इसमें आता है इंग्लिश मेथड, ठीक है। इमल्शन की प्रिपरेशन में एक होता है इंग्लिश मेथड जिसको क्या कहा जाता है? वेट गम मेथड, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? वेट गम मेथड। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है।
सो एक आपका फिक्स्ड ऑयल की प्रोपोर्शन के लिए आता है, जिसमें आपकी ऑयल, वाटर एंड गम की प्रोपोर्शन पूछी जाती है। सो इसमें ऑयल, वाटर एंड गम की प्रोपोर्शन कितनी रहती है फिक्स्ड ऑयल में? तो इसमें आपकी 4:2:1 इसमें प्रोपोर्शन रहती है। वहीं अगर मैं बात करूं वॉलेटाइल ऑयल के लिए, तो इसमें आपकी जो प्रोपोर्शन रहती है वो रहती है 4:4:2। ठीक है, ऑयल 4 में, वाटर 4 एंड गम जो है वो 2 रेशो में। तो ये इसमें रेशो के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपका जो है वो डिफरेंट बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। कुछ कैटेगरीज जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी बनती है वो आपकी बनती है नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है उसके नेचर के बेसिस पे, जिसमें जो आपने मोस्ट सुनी होंगी ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है, जब आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपका, ठीक है, ऑयल जो है वो आपका अगर वाटर में मिक्स किया जाएगा, मीन्स वाटर अगर लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक है, दैट मीन्स ऑयल आपका इंटरनल फेज है एंड वाटर जो है वो आपका एक्सटर्नल फेज है, उस केस में कहेंगे इट इज़ अ वाटर इन ऑयल टाइप। वहीं अगर वाटर आपका इंटरनल फेज हुआ एंड ऑयल जो है वो आपका एक्सटर्नल फेज हुआ, उस केस में कहा जाएगा कि इट इज़ अ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। दूसरी इसमें जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है आपकी ग्लोब्यूल साइज़ के ऊपर। ठीक है, ग्लोब्यूल साइज़ के ऊपर, जिसमें से काफ़ी बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि माइक्रो इमल्शन के ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो इमल्शन का डायमीटर या साइज़ जो है वो कितना रहता है। तो माइक्रो इमल्शन जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होती है एंड इसका साइज़ जो है वो 0.1 माइक्रोन से कम रहता है। ठीक है, 0.1 माइक्रोन से कम। दूसरी आपकी इसमें आ जाती है फाइन इमल्शन। फाइन इमल्शन जो है वो आपकी मिल्की अपेयरेंस की होती है एंड इसका जो साइज़ है वो 0.25 से लेकर के 25 माइक्रोन तक इसका साइज़ जो है वो रहता है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी आपकी आती है मल्टीपल इमल्शन वाली। ठीक है, मल्टीपल इमल्शन में आप दो टाइप्स देखेंगे, ऑयल इन वाटर इन ऑयल एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ऑयल इन वाटर टाइप है उसको डिस्पर्स किया जाता है ऑयली फेज में एंड वाटर इन ऑयल इन टाइप में वाटर इन ऑयल को डिस्पर्स किया जाता है वाटर फेज में। सो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा इमल्शंस में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो इसमें कुछ टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें रहते हैं। सो इसमें आपका एक रहता है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट रहता है, इसमें आपकी वाटर सॉल्युबल डाइज जो है उनका यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका एमरैंथ आ जाता है, एमरैंथ डाई एंड मिथाइलिन ब्लू डाई। ठीक है, ये दोनों जो है वो यूज़ की जाती हैं। सो जो भी आपकी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल डाइज जो हैं ये दोनों एमरैंथ एंड मिथाइलिन ब्लू, ये आपकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगी ऑयल इन वाटर टाइप के साथ। ठीक है, इसको, ठीक है, इसमें आपकी सॉल्युबलाइज हो जाएगी ऑयल इन वाटर में आपकी वाटर सॉल्युबल डाइज। जबकि जो आपकी अदर है ऑयल सॉल्युबल डाइज, जिसमें आपका सुदान 3 आ जाता है एंड स्कारलेट रेड आ जाता है, स्कारलेट रेड। सो ये जो है वो आपकी वाटर इन ऑयल टाइप के साथ यूनिफॉर्मिटी जो है वो शो करेंगी। सो ये आपका हो गया डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। दूसरा आपका आता है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट काफ़ी सिंपल है कि आपके पास दो टाइप की इमल्शन है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है, सो ऑयल इन वाटर में अगर हम वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, क्या होगा, ऑयल इन वाटर में अगर वाटर को ऐड करेंगे तो फेज सेपरेशन जो है वो नहीं होगी। जब कि वाटर इन ऑयल टाइप में जब हम ऑयल को ऐड करेंगे सो उस केस में भी जो फेज सेपरेशन है वो नहीं होगी, लेकिन ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, अगर ऑयल इन वाटर वाली में
ऑयल को ऐड कर देंगे, देन फेज सेपरेशन जो है वो हो जाएगी। सेम जो है वो दूसरी टाइप की इसमें रहेगी। देन थर्ड जो इसमें टेस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है वो आपका रहता है कंडक्टिविटी टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है वो वाटर की एबिलिटी पे बेस्ड रहता है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगर वाटर कंटिन्यूस फेज में है सो इमल्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। जैसा कि आपका ऑयल इन वाटर में आपका वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज में रहता है, तो इस केस में जो आपकी इमल्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। सो ये थर्ड टेस्ट है। इसके बाद जो फोर्थ टेस्ट आता है वो आपका आता है क्रीमिंग टेस्ट। सो क्रीमिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें जो आपकी वाटर इन ऑयल है, सो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन जो है वो आपकी क्रीम डाउनवर्ड करती है। इसमें नॉर्मली क्रीम जो है वो डाउनवर्ड जाती है, जैसे आपका ऑयल जो है वो लेस डेंस होता है वाटर से। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि एंड ऑयल इन वाटर जो है वो आपका नॉर्मली क्रीम जो है वो अपवर्ड जाएगी। सो ये इन दोनों में डिफरेंसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सो इसमें चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो फास्ट सेटल नहीं करते हैं, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो काफ़ी लो रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं एज अ सेपरेट यूनिट्स, मीन्स एज अ इंडिविजुअल की तरह इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सेडिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स। ठीक है, सेडिमेंट को रीडिस्पर्स करना जो है वो इस डीफ्लोकुलेटर सस्पेंशन के केस में डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। स्टेटमेंट बी जो है वो इसमें इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब सेम क्वेश्चन जो है वो आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के लिए भी बन जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत इसमें ऑप्शंस में चेंजेस रहते हैं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है यहाँ पे लिखा है ना पार्टिकल्स प्रेजेंट एज अ सेपरेट यूनिट। सो फ्लोकुलेटेड के केस में सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लॉक्स की, ठीक है, फ्लॉक्स की तरह जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन फास्ट होता है, मीन्स रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो इसमें हाई रहती है। एंड इसमें जो सेडिमेंट है वो लूजली पैक्ड नेटवर्क होता है एंड हार्ड केक जो है वो फॉर्म नहीं होता है, सो रीडिस्पर्स जो है वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, रीडिस्पर्स भी ईजिली हो जाता है, केक फॉर्मेशन के चांसेस भी इसमें कम रहते हैं। दूसरा इसमें जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी भी इसमें कम रहती है फ्लोकुलेटेड के केस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड के बारे में। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन इज विच इज़ यूज्ड एज अ डिओड्रेंट। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो डिओड्रेंट की तरह यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं डिओड्रेंट एंड एंटी परसिपरेंट के ऊपर। ठीक है, एंटी परसिपरेंट इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डिफरेंसेस के ऊपर बनता है, दूसरा इसमें एग्जांपल्स के ऊपर बनता है। तो अगर मैं बात करूँ डिओड्रेंट की, तो डिओड्रेंट जो है वो ओडर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओडर, जबकि जो एंटी परसिपरेंट हैं वो आपके स्वेट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, स्वेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं एंड ओडर, ठीक है, स्वेट एंड ओडर दोनों से ही प्रोटेक्शन देते हैं। डिओड्रेंट का हमने एग्जांपल देख लिया हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, जबकि जो एंटी परसिपरेंट है वो है आपका एल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी परसिपरेंट। ठीक है, ये दो एग्जांपल इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं डिओड्रेंट एंड एंटी परसिपरेंट के केस में अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग डिलीवरी डीप इनटू द स्किन बाय मींस ऑफ गैल्वेनिक करंट इज। सो करंट के इन्फ्लुएंस में ड्रग डिलीवरी जो है वो की जाती है, उसे कहा जाता है आइंटोफोरेसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है।
देन बात करूँ डेपिलेशन की, सो डेपिलेशन या फिर डेपिलेटरी फॉर्मुलेशंस जो होती हैं वो आपकी हेयर रिमूवल के लिए यूज़ की जाती हैं। किसके लिए यूज़ की जाती हैं? दे आर यूज फॉर हेयर रिमूवल फ्रॉम द स्किन। ठीक है, स्किन से हेयर को रिमूव करने के लिए इजीली आपकी डेपिलेटरी प्रिपरेशंस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसी में डेपिलेटरी प्रिपरेशंस में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का आपको एग्जांपल याद रखना है वो है आपका कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट। कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये आपको एग्जांपल याद रखना है किस केस में? डेपिलेटरी प्रिपरेशन के केस में। अब दूसरी इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इंट्राथीकल। ठीक है, इंट्राथीकल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपका जो भी थेराप्यूटिक सब्सटेंस है उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनटू द सब अरेकिनॉइड स्पेस। जो आपका सब अरेकिनॉइड स्पेस जो है वहाँ से इसको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जिससे कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो आपका बाईपास हो जाता है। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बाईपास हो जाता है। सो ये डिफरेंट डेफिनेशन हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइंटोफोरेसिस, जहाँ पे भी करंट के मीडियम से आपका ड्रग डिलीवर किया जाएगा वो आपका रहेगा आइंटोफोरेसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फीटामाइन। इनमें से एम्फीटामाइन का एक्शन कौन सा नहीं है? तो एम्फीटामाइन जो है वो एक CNS स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। इट इज़ अ CNS स्टिमुलेंट। डिक्रीजिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक एंड ब्लड प्रेशर पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन इंक्रीज्ड मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है एंड एपेटाइट इसमें रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें इनकरेक्ट एक्शन जो है वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देन एम्फीटामाइन के बारे में और मैं बात करूँ तो एम्फीटामाइन जो है वो आपका मिक्स्ड एक्शन सिंपैथोमिमेटिक है। देन ऐसे ड्रग्स जो कि आपके पार्किंसोनिज्म में यूज़ होते हैं, कौन से? ऐसे एड्रेनर्जिक ड्रग जो कि आपके पार्किंसोनिज्म या फिर नार्कोलेप्सी में यूज़ होते हैं, वो ड्रग आपका आ जाता है एम्फीटामाइन। इसके अलावा एम्फीटामाइन जो है वो आपका माओ इनहिबिटर भी है, CNS स्टिमुलेंट भी है एंड एपेटाइट सुप्रेसेंट भी है। ठीक है, ये डिफरेंट इसके यूजेस आपको याद रखने हैं एम्फीटामाइन के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड। तो आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड क्या है आपका? आइसोनियाजिड। ठीक है, सो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आपका माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एंड ये आपका फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एंड ऑल्सो डैमेजेस द बैक्टीरियल सेल वॉल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड आइसोनियाजिड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। स्ट्रक्चर के अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस में उसका क्या रोल रहता है, कैसे उसको विटामिन B6 के साथ दिया जाता है पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशंस में। तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। साथ ही हमने फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देख लिए थे उसमें, एंड डॉट्स ट्रीटमेंट के बारे में भी स्टडी कर लिया था आइसोनियाजिड की। सो आज के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू वेरी मच।